हाँ, अदा पोइतेगा। ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री है बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट में आप सबको मजा आया होगा कल। ठीक है। तो टेस्ट तो ऐसी ही होगी। ठीक है। आप रात मुझे मैसेजेस आ रहे थे। आप लोगों को फिजिकल वालों को इतना गुस्सा नहीं है जितना ऑनलाइन वालों को है। तो आउट ऑफ सिलेबस थी, फिर ये था, फिर वो था, जो कुछ भी था ऐसा ही होगा। ठीक है। सिंपल सी बात कि जैसा था जो था आगे भी ऐसा होगा। ठीक है। शायद आप आउट ऑफ सिलेबस की डेफिनेशन नहीं समझते। आउट ऑफ सिलेबस की डेफिनेशन ये होती है कि वो टॉपिक जो पढ़ा ही नहीं है उसमें से आता है, उसको आउट ऑफ सिलेबस कहा जाता है या आउट ऑफ बुक कहा जाता है। उस चीज को आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ बुक नहीं कहा जाता जो टॉपिक पढ़ा हुआ है। अब आप शायद ये समझते हो कि आउट ऑफ सिलेबस का मकसद है कि लैंग्वेज बुक की अगर नहीं है तो वो आउट ऑफ सिलेबस। मीन्स जो बुक के अंदर जो लाइन कही है ये कि प्रेशर इज दिस, अगर प्रेशर इज दैट हो जाए तो वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाए। तो ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है और ऐसा ही होगा। आपकी मर्जी है, पढ़े, कॉन्सेप्ट बनाए। इसी टेस्ट के अंदर 56 से 54 भी है ना किसी की। ठीक है ना। अगर आउट ऑफ सिलेबस होता तो उसके लिए भी होता। तो बेटा, फिजिक्स के अंदर जब तक आप कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होना। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करें। ठीक है। आप ये एक्सपेक्ट करना फिजिक्स के अंदर छोड़ दें कि लाइनें आएंगी, आप बुक से देखते जाओगे और फिल इन द ब्लैंक्स करते जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। और कम से कम मैं नहीं दूंगा, बाकी हर एक की अपनी मर्जी होती है। इसलिए जो भी आप पढ़ते हो उसी को फोकस करें। मैं आपको ये सारा भेज देता हूँ, जो भी सोल्यूशन है उसमें आप मुझे बताइएगा। अगर कोई भी ऐसा फार्मूला हो, चाहे प्रॉब्लम हो चाहे थ्योरी हो, उसके अंदर कोई भी ऐसा फार्मूला यूज हुआ हो जो आपके बुक के अंदर ना है, तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस था, तो मैं आपको उसकी मार्क्स दे दूंगा। ठीक है। बाकी ये तो बात नहीं बनती कि फार्मूला बुक के अंदर पड़ा है, अब उसकी लैंग्वेज बुक की नहीं है, तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता और होगा ऐसे ही। आपकी मर्जी है। ठीक है, होगा ऐसे ही। और आगे थर्मोडायनेमिक्स से नेक्स्ट की आप तैयारी करें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आपकी टेस्ट होगी वो ये मंडे छोड़ के जो आगे आने वाला है, ये मंडे छोड़ के से नेक्स्ट जो मंडे होगा, इंशाल्लाह इसके राउंड अबाउट जो होगी वो आपकी दूसरी जो है वो जीटी होगी। तकरीबन जो है वो 15 दिनों के राउंड अबाउट जो होगी वो सेकंड आपकी टेस्ट होगी। इसलिए जो है वो आप उसकी तैयारी करें। ठीक है। पॉजिटिव ले, आपकी लेग्स कौन सी है उन लेग्स को जांचे, सोचने का अंदाज बदले। ठीक है। जब तक आप सोचने का अंदाज नहीं बदलोगे तब तक कम से कम फिजिक्स में कुछ नहीं होना। ठीक है। चीजों को सोचे कि कैसे होता है। आप जो ये एक आपकी सोच बनी हुई है ना कि बुक के अंदर ये लिखा हुआ है बस वो याद कर लेना है, उससे थोड़ी डेविएशन आती है तो आपकी सोच उधर नहीं जाती। सोचना शुरू करें, दिमाग को चलाना शुरू करें। सोच का अंदाज बदलोगे तो ही जो है वो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है।
अभी जो सूरत हाल है इसमें गर्ल्स की रिजल्ट आपसे ज्यादा है, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आपसे बॉयज से गर्ल्स की रिजल्ट ज्यादा है। ऑनलाइन के अंदर भी ऐसे ही है और फिजिकल के अंदर भी ऐसे ही है। ठीक है, तो कोशिश करें ऐसा नहीं करें। तो कल जो पहले जो है वो की फिजिक्स के अंदर थोड़ा मसला आया था, सीरीज चेंज हो गई थी, तो उसमें आपकी पोजीशन थी, लेकिन जब की सही की गई तो पोजीशन में तब्दीली आ गई। ठीक है, क्योंकि मुझे अंदाजा था, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे आप हमारे पास फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर भी इधर पढ़े हो, तो मुझे अंदाजा था कि आपकी नहीं आनी चाहिए। ठीक है तो इसलिए ठीक है, तो सोचने का अंदाज जो है वो बदले। जब तक आप सोचने का अंदाज नहीं बदलोगे, उन्हीं पुरानी चीजों पे रटाफिकेशन पे रहोगे, तब तक नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सोचना शुरू करें, दिमाग को खोले, इंशाल्लाह हो जाएगा, मसला नहीं। आगे नेक्स्ट की तैयारी करें। देखें बेटा, हमने किया था ये एक फार्मूला हमने किया था, बुक दे दे बेटा मुझे। बेटा हमने हीट कैपेसिटीज के बारे में और स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस किया था, उसका एक एग्जांपल था, उसको आज करते हैं बेटा। लास्ट टाइम हमने किया था बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट की थी बेटा, हमने ये टॉपिक किया था, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा। बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर हमने ये रूल किया था बेटा, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेंड बेटा। बातें नहीं करे बेटा, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेंड होता है बेटा। तो इसके अंदर हमारे पास बेटा जो क्वेश्चन है ये है 11.5 बेटा, एग्जाम्पल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है बेटा 11.5। क्वेश्चन के अंदर कहा गया बेटा 50 ग्राम पीस ऑफ मेटल। ठीक है बेटा, इसमें हमने ये पढ़ा था कि जिस चीज की स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है उसका मास पता होना चाहिए बेटा। तो मास ऑफ द मेटल क्या होता है बेटा, इज इक्वल टू 50 ग्राम होता है बेटा। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल आपको फाइंड करनी है। इसके अंदर है बेटा जो कैलोरी मीटर है, मास ऑफ द कैलोरी मीटर इज इक्वल टू 400 ग्राम, और स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरी मीटर दी हुई है बेटा 386 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन बेटा दी गई है। मास ऑफ द वाटर दिया हुआ है बेटा 400 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है बेटा, लेफ्ट पेज पे लिखी हुई है 4180 बेटा, 4180 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होती है बेटा। ठीक है, अब इसमें कहा गया है बेटा कि इस तरह से कैलोरी मीटर है, कैलोरी मीटर के अंदर इस तरह से पानी पड़ा है बेटा, और पानी के अंदर हम क्या डालते हैं बेटा, मेटल डालते हैं। अब मेटल की स्पेसिफिक हीट आपको बतानी है कि मेटल की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है बेटा। अब इसमें दिया हुआ है बेटा कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरी मीटर इज इक्वल टू बेटा, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरी मीटर इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस बेटा। पानी का टेम्परेचर भी कितना दिया हुआ है बेटा, पानी का टेम्परेचर इनिशियल और कैलोरी मीटर का मैंने बेटा उस दिन टॉपिक के अंदर लिखा था कि कैलोरी मीटर का और वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, इनिशियल सेम होगा, क्योंकि दोनों किसमें हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे बेटा। और इनिशियल टेम्परेचर ऑफ मेटल क्या होता है बेटा,
ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मेटल का इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 100 है। अब जब ये मेटल पीस हम इस पानी में डालेंगे बेटा, तो मेटल पीस जो होगा वो हीट लूज करेगा, और कैलोरीमीटर और जो है वो वाटर, ये दोनों हीट को क्या करेंगे, ये हीट को गेन करेंगे। ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर तीनों का क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर तीनों का बराबर हो जाएगा। ये मैंने लिखा भी है बेटा, फाइनल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मेटल पीस। और ये कितना होता है बेटा, 22.4 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा। ठीक है, कि तीनों का फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाता है, 22.4 डिग्री सेल्सियस होता है। मेटल पीस का इनिशियल टेम्परेचर 100 है, मेटल पीस ने हीट को क्या किया है, लूज किया है, और वाटर और कैलोरीमीटर ने हीट को क्या किया है, गेन किया है। तो आप कौन सा जो है वो रूल इस्तेमाल करोगे बेटा, आप ये करोगे कि हीट लास्ट बाय मेटल पीस बेटा, हीट लास्ट बाय मेटल पीस बेटा इज इक्वल टू हीट gained by water plus heat gained by कैलोरीमीटर बेटा। ठीक है, कैलोरीमीटर ने कितनी हीट गेन की है और वाटर ने कितनी गेन की है, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर पे होता है ना बेटा वो हीट लूज करता है, और जो लो लो टेम्परेचर वाला होगा वो हीट क्या करेगा, गेन। वाटर का और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कौन सा है, 20 डिग्री सेल्सियस था बेटा, और मेटल पीस का 100 डिग्री इनिशियल था। तो जाहिर सी बात है, जब मेटल पीस को आप मिक्स करोगे तो मेटल से हीट का फ्लो होगा, क्योंकि हीट का नेचुरल फ्लो होता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। अब आप करोगे बेटा, मास ऑफ द मेटल, स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल, चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ मेटल इज इक्वल टू मास ऑफ द वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर बेटा, mass of the calorimeter, specific heat of the calorimeter, change of the temperature of calorimeter। अब देखिए बेटा, एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे मास ग्राम में दिया हुआ है और सी जूल पर किलोग्राम में दी हुई है। इसका मकसद है सी के यूनिट्स एसआई के हैं, जबकि मास के यूनिट्स क्या होते हैं, सीजीएस के अंदर होते हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है कि ये मोस्टली एमसीक्यूज के अंदर ऐसा होता है कि सी की वैल्यू जो दी जाती है वो कैलोरी पर ग्राम के अंदर दी जाती है। ठीक है, अगर सी की वैल्यू कैलोरी पर ग्राम के अंदर दी जाए तो आप मास को ग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर मास ग्राम में है तो सी कैलोरी पर ग्राम में, क्योंकि कैलोरी पर ग्राम जो होता है वो किसका यूनिट होता है, सीजीएस का। कैलोरी सीजीएस का है, और जो ग्राम होता है वो किसका होता है, ये होता है सीजीएस का। और आपको पता है सीजीएस का टेम्परेचर का यूनिट जो होता है वो सेल्सियस होता है। जिस तरह से केल्विन जो होता है वो टेम्परेचर का एसआई यूनिट है, इसी तरह से टेम्परेचर का सीजीएस का यूनिट कौन सा होता है, सेल्सियस। इसलिए डेल्टा टी जैसी सेल्सियस स्केल के अंदर होगी, वैसे ही किसके अंदर होगी, केल्विन के। तो याद रखिएगा कि मोस्टली एमसीक्यूज के अंदर ऐसे ही होता है कि मास ग्राम में होता है, और ये भी किस में होती है, किलो कैलोरी पर ग्राम के अंदर होती है। ठीक है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा ग्राम के अंदर। बाकी यहाँ पे आप नहीं कर सकते, यहाँ पे आप मास को किस में इस्तेमाल करोगे, किलोग्राम में, क्योंकि ये किस में दिए गए, ये एसआई में दिए गए, तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, किलोग्राम के अंदर करोगे बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास मास ऑफ द वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, डेल्टा टी ऑफ द वाटर प्लस
mass of the calorimeter, specific heat of the calorimeter, delta T of the calorimeter अपन हो जाएगा बेटा मास ऑफ द मेटल डेल्टा टी ऑफ द मेटल बेटा। देखिए डेल्टा टी ऑफ द मेटल कितना होगा बेटा, इज इक्वल टू 100 माइनस 22.4 77.6 डिग्री से सेल्सियस या 76.6 केल्विन होगा बेटा। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं डेल्टा टी ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेल्टा टी ऑफ कैलोरीमीटर। ये हो जाएगा बेटा 22.4 माइनस 20 इज इक्वल टू 2.4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, बड़े टेम्परेचर से हमेशा किसको माइनस किया जाएगा, छोटे को, अदरवाइज माइनस आ जाएगा और कोई मसला नहीं होगा, माइनस आ जाएगा कैलकुलेशन के अंदर, आगे आपको खत्म करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप बड़े टेम्परेचर से किसको माइनस कर दे, छोटे टेम्परेचर को माइनस कर दे। इसको यहाँ पे पुट करके कैलकुलेट करोगे तो आपको स्पेसिफिक हीट का आंसर मिल जाएगा बेटा। इसके बाद होता है बेटा हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी। इसको भी आप सी से कह ले बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी। देखिए बेटा हमने दो चीजें ली थी, एक हमने ली थी बेटा हीट कैपेसिटी पढ़ी थी और दूसरी हमने कौन सी पढ़ी थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर हमने पढ़ा था अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस हमने किया था। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature of 1 mole of substance, 1 mole of substance up to 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called मोलर हीट कैपेसिटी बेटा। ठीक है बेटा, किसी भी चीज का अगर 1 मोल ले बेटा, सपोज करें हमारे पास इस तरह से है बेटा कि हमारे पास 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है इस तरह से। ठीक है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है और इसका इनिशियल टेम्परेचर आप समझे 14.5 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर आप इसको हीट देते हो बेटा, डेल्टा क्यू देते हो, ठीक है, अब डेल्टा क्यू आप दो और उसका टेम्परेचर जो फाइनल बन जाए, ये कितना बन जाए 15.5 डिग्री सेल्सियस, मीन्स डेल्टा टी कितनी बन जाए बेटा 1 सेल्सियस डिग्री बन जाए। ठीक है, तो आप कहोगे बेटा 1 सेल्सियस डिग्री बन जाए तो आप कहोगे कि ये जो हीट होती है इसको हम क्या कहेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। कि वो हीट जो किसी भी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 14.5 से बढ़ा के कितना कर दे 15.5, उसके लिए आपको जितनी भी हीट देनी पड़े उसको कहा जाता है मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब ये डायटोमिक गैसेस की अलग होती है, मोनोएटोमिक गैसेस की अलग होती है और पॉलीएटोमिक गैसेस की अलग होती है। ठीक है, इनका जब डिफरेंस पढ़ेंगे मेयर्स फार्मूला सीपी माइनस सीवी, तो उसमें इसको आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिंपली आप समझे कि मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। मोलर हीट कैपेसिटी का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी सिलेंडर के अंदर आप किसी भी गैस का 1 मोल रखें, फिर उसका कांस्टेंट वॉल्यूम रखें, फिर उसका कांस्टेंट प्रेशर रखें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, ये 1 डिग्री बढ़ाने के लिए उसको जितनी भी हीट देनी पड़े वो हमें क्या बताती है, मोलर हीट कैपेसिटी बताती है बेटा। ठीक है, आप इसका फार्मूला कर सकते हैं बेटा, आप इसका फार्मूला करोगे इज इक्वल टू डेल्टा क्यू
अपन आप करोगे एन डेल्टा टी, और इसका यूनिट कौन सा हो जाएगा बेटा? इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन। बेटा आप इसका यूनिट कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे कहा जाता है कि गैसेस की मोलर हीट कैपेसिटीज दो होती है। बेटा गैस सॉलिड और लिक्विड की एक होती है, जबकि जो गैसेस होती है ना, जो गैसेस होती है उनकी मोलर हीट कैपेसिटीज दो होती है। बेटा इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो गैसेस होती हैं उनका प्रेशर चेंज होने से उनके वॉल्यूम में अच्छी खासी तब्दीली आ जाती है। आपको पता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस होता है, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने से वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्योंकि गैसेस के अंदर कंप्रेस होने की सलाहियत है, गैसेस के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग ज्यादा होती है। आप उसको प्रेस करोगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आप उसको जो है वो एक्सपेंड करोगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं बेटा कि जो गैसेस होती है, ठीक है, जो गैसेस होती है उनका प्रेशर चेंज होने से वॉल्यूम में फर्क आ जाता है। और यही वजह होती है कि अगर एक ही गैस का 1 मोल कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखे और 1 मोल कांस्टेंट प्रेशर पे रखे, सेम गैस का अगर 1 मोल आप जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे रखें और 1 मोल आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखें, तो दोनों का टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो दोनों का टेम्परेचर बढ़ने में जो आपको हीट देनी पड़ेगी वो आपको डिफरेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे उसको देखते हैं बेटा। आप कहोगे बेटा कि गैसेस को बेटा दो मोलर हीट कैपेसिटीज होती है। एक होती है बेटा, अब इसका रीजन मैं लिख लेता हूं, बिकॉज प्रेशर कैन चेंज वॉल्यूम ऑफ गैस बेटा। अब इसके अंदर होती है बेटा, एक होती है हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बेटा। ठीक है बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर बेटा, सीपी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बेटा। कि अगर किसी भी गैस का आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अप टू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर बेटा। देखिए बेटा, अगर प्रेशर आप इस तरह से कांस्टेंट रखते हो, सपोज करें बेटा ये आपने एक 1 मोल किसी गैस का रखा है, और ये जो सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, इसके अंदर गैस होती है, इसको हम कहते हैं बेटा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। देखिए बेटा, सपोज करें इस तरह से हमारे पास सिलेंडर है, पिस्टन है, और इसके अंदर हमने क्या रखा है बेटा? 1 मोल ऑफ आइडियल गैस रखा है।
अब फिजिक्स के अंदर हम इसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सिलेंडर, पिस्टन और इसके अंदर जो मौजूद गैस होती है, इसको हम जनरली क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब इसका अगर प्रेशर कांस्टेंट है बेटा, अगर इसका प्रेशर कांस्टेंट है, मींस इसका वॉल्यूम फिर कांस्टेंट नहीं होगा। अगर ऊपर से जो है वो अंदर से, सपोज करें अगर आप इसको हीट दोगे तो अंदर से प्रेशर क्या करेगा? बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर से प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट। तो नतीजा ये निकलेगा कि अंदर के प्रेशर के बढ़ने की वजह से इसमें क्या आ जाएगी? एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन आने की वजह से अंदर और बाहर का प्रेशर हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्योंकि अगर इसका ऊपर का प्रेशर कांस्टेंट है तो अंदर का भी कांस्टेंट रहेगा। तो जब आप इसको यहां से बेटा हीट दोगे, अगर आप इसको हीट दोगे तो बेटा पहले तो ये होता है कि ये इक्विलिब्रियम में होता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के इक्विलिब्रियम का मकसद क्या? कि न उसका प्रेशर चेंज हो रहा है, न उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और न ही उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब अगर आप हीट दोगे तो ये हीट इसके अंदर जाएगी और अंदर से इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मकसद है मालिक्यूलर स्पीड क्या होगी? बढ़ेंगी। जैसे कल भी एक क्वेश्चन था कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो और प्रेशर अगर 9 बार बढ़ जाता है तो वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल कितनी बढ़ जाती है? देखिए बेटा, जब प्रेशर यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अगर प्रेशर चेंज होता है तो वॉल्यूम कांस्टेंट अगर रहता है, तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो डेंसिटी क्या हो जाती है? डेंसिटी बेटा कांस्टेंट होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। मास तो इधर उधर नहीं होना ना, थर्मोडायनेमिक सिस्टम से न मास इधर होता है न उधर होता है। वॉल्यूम क्या होता है? जब कांस्टेंट है, डेंसिटी क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी ना। जब डेंसिटी कांस्टेंट होगी, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। रो अगर कांस्टेंट, 1/3 कांस्टेंट, प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी क्या होता है? तो अगर प्रेशर 9 बार बढ़ेगा तो वेलोसिटी कितनी बार बढ़ेगी? 3 बार बढ़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रेडिकल प्रेशर होगी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। मैं कह रहा हूं ना, आप सोच का अंदाज बदलो। सोच का अंदाज नहीं बदलोगे ना, फिजिक्स आपसे नहीं होगी। सोच का अंदाज बदलो। जब तक आप नहीं सोचोगे, आप उन्हीं घिसी पिटी रटे वाली चीजों पे होगे, फिजिक्स नहीं होगी। ये क्वेश्चन देख ले, इसमें कौन सी ऐसी चीज थी जो आउट ऑफ सिलेबस थी? सब क्वेश्चन ऐसे ही है, ठीक है, कोई चीज आउट ऑफ सिलेबस नहीं। जस्ट आपकी थिंकिंग जो है ना, वो आउट ऑफ सिलेबस, बाकी कुछ नहीं है। आप अपने आप को बनाए, अभी टाइम में 7-8 महीने अपने आप को बनाए। सोच सोचने की एंगल से तब्दील करें। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो। जब तक आपके माइंड में डाउट्स नहीं आएंगे, एक होते फजूल डाउट्स, ठीक है, फजूल डाउट्स क्या होते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर क्यों होता है? ये डाउट नहीं होता, ये कांस्टेंट वैल्यू। सोचने का अंदाज बदले। सोचने का अंदाज जब तक नहीं बदलोगे ना, तब तक कोई चीज नहीं होनी। तो बेटा यहां से जब हीट आएगी ना इसके अंदर, तो अंदर से प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन इसमें प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। इसका मकसद है अंदर प्रेशर अगर बढ़ने की कोशिश करेगा तो अंदर मॉलिक्यूलर स्पीड्स बढ़ेंगी, क्योंकि प्रेशर से डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस तरह से मालिक अंदर से फोर्स लगेगी और पिस्टन क्या करेगा? ऊपर मूव करेगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर बढ़ा, बाहर का प्रेशर कांस्टेंट। तो ऊपर जब ये वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर फिर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो बेटा जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे आप इसको हीट देते हो, तो वो हीट इसका टेम्परेचर बढ़ाती है, लेकिन इसके साथ उसका वॉल्यूम भी चेंज करती है। और आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स आपकी पढ़ी हुई, आप एंट्री टेस्ट के, आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स में वॉल्यूम का ताल्लुक किसके साथ होता है? वर्क का किसके साथ होता है? चेंज ऑफ वॉल्यूम। अगर आप किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट देते हो और उसका वॉल्यूम चेंज होता है, तो हम क्या कहते हैं? वर्क हुआ है।
तो यहाँ से जो हम हीट देते हैं ना बेटा, ये जो हीट होती है इसका कुछ हिस्सा टेम्परेचर में जाता है और कुछ हिस्सा किसमें चला जाता है बेटा, वर्क में चला जाता है। मीन्स आपकी गिवन हीट, टोटल गिवन हीट टेम्परेचर चेंज में नहीं जाती, कुछ हिस्सा टेम्परेचर में जाता है और कुछ हिस्सा किसमें चला जाता है, वर्क में जाता है। ठीक है, तो जब आप किसी भी गैस के 1 मोल को कांस्टेंट प्रेशर पे रखोगे तो आप जो हीट दे रहे हो वो टोटल की टोटल उसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर रही, उसका कुछ हिस्सा उसका टेम्परेचर चेंज कर रहा है, बाकी किस में जा रही है, बाकी वर्क में जा रही है। ठीक है, अब आ जाए कि मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी ये सेकंड है बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन ये होगी, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल of gas up to 1 Kelvin at constant वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर रखें बेटा गैस को, सपोज करें अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम करते हैं बेटा इस तरह से, एक हमारे पास बेटा गैस होती है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होगा बेटा, प्रेशर कांस्टेंट है बेटा तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा, और डेंसिटी जो होती है बेटा ये कांस्टेंट नहीं होगी बेटा। तो ये जो डेंसिटी होती है बेटा, डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, और चेंज इन वॉल्यूम भी जो होता है बेटा वो जीरो नहीं होता, और जब जहां पे चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं होता वहां पे वर्क जीरो नहीं होगा बेटा। अगर यहाँ पे बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा, अगर आप V कांस्टेंट रख देते हो बेटा तो डेल्टा V जीरो हो जाएगी बेटा, और डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, डेंसिटी कांस्टेंट होगी बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया। अब अगर आप इसको हीट देते हो बेटा तो ये हीट किस काम के लिए इस्तेमाल होगी, ये टेम्परेचर चेंज में जाएगी, क्योंकि इसमें वॉल्यूम तो चेंज नहीं होना, मीन्स वॉल्यूम वही रहना है, तो फिर आपकी हीट किस में चली जाएगी, वॉल्यूम चेंज में। जबकि यहाँ पे अगर आप दोगे तो यहाँ पे आपकी गिवन हीट किस में चली जाएगी, ये चेंज ऑफ टेम्परेचर प्लस इसमें क्या होगा, वर्क। सपोज करें इसको भी 50 जूल देते हो और इसको भी आप कितना देते हो, 50 जूल देते हो। जो पहले वाला सिस्टम था उसमें 50 जूल में से कुछ हिस्सा वर्क में जाएगा और कुछ हिस्सा किस में जाएगा, टेम्परेचर चेंज में जाएगा। जबकि इसको अगर 50 दोगे तो इसकी टोटल की टोटल किस में जाएगी, टेम्परेचर चेंज में। तो जाहिर सी बात है वही 50 है, अगर गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे देते हो तो टेम्परेचर चेंज में जाती है, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे देते हो तो टेम्परेचर भी चेंज होता है, प्लस क्या होता है, वर्क। तो जाहिर सी बात है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जल्दी चेंज होगा, क्योंकि टोटल की टोटल हीट को क्या करना होता है, टेम्परेचर चेंज करना होता है। इसलिए आप कहोगे बेटा कि इसके अंदर जो है वो टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है बेटा, जल्दी जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए आप कहोगे बेटा कि CP ग्रेटर देन CV बिकॉज